प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के इतिहास विषय का जो हमारा पहला पाठ चल रहा था, उसका भाग संख्या 2 पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? भाग संख्या 2। पहले भाग में हमने हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज भी हम हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया, यानी मोहनजोदड़ो जो शहर है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया इस प्रकार से। एक तो ऊंचा शहर, जिसे क्या दुर्ग भी कहते हैं, दुर्ग भी कहते हैं। और ये क्या आकार में क्या होता है? छोटा है। ये आकार में तो छोटा है और इसे दुर्ग भी कहते हैं। उसके बाद में निचला शहर, ये आकार में तो क्या है? बड़ा है, आकार में बड़ा है। और ये क्या, इससे क्या प्रतीत होता है? आर्थिक असमानता की ओर इशारा करता है। ये आर्थिक असमानता की ओर इशारा करता है, आर्थिक असमानता। जो ऊंचा शहर है, ऊंचा शहर है जो दुर्ग रहते हैं, जिससे जो छोटा है उसमें क्या राज परिवार के लोग रहते हैं। जो निचला शहर है जिसमें आम जनता रहती है, इसलिए क्या आर्थिक असमानता का प्रतीक है। उसके बाद में 2 प्रमुख संरचनाएं हड़प्पा सभ्यता की में मोहनजोदड़ो जो शहर है उसकी 2 प्रमुख संरचनाएं है। एक तो माल गोदाम। माल गोदाम का आकार कितना है? 150 इंटू 75, यानी 150 मीटर लंबा और 75 फीट, 150 फीट लंबा, 75 फीट इसकी चौड़ाई है। ये इसका आकार है। दूसरा स्नानागार, एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है जो 39, 29, 8, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचाई है इसकी। यानी ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई है। ये प्रमुख रूप से 2 संरचनाएं। उसके बाद में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 125 हेक्टेयर है। हेक्टेयर 125 हेक्टेयर। इसके साथ साथ में एक और शहर है जिसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, वो क्या है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? 7 हेक्टेयर। चनहुदड़ो का कितना है? 7 हेक्टेयर। और मोहनजोदड़ो का कितना है? 125 हेक्टेयर। ये तो थी मोहनजोदड़ो की 2 प्रमुख बातें। उसके बाद में कुछ प्रमुख स्थान है जिसमें क्या है? भवनों में छेद निकालने के उपकरण मिले। भवनों में छेद निकालने के उपकरण, ये किन किन स्थानों से मिले? यानी भवनों में छेद निकालने के जो उपकरण है वो किस स्थान से मिले हैं? चनहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा। कौन कौन से स्थान है? चनहुदड़ो, लोथल व धोलावीरा। इन 3 स्थानों से क्या मिला है? जो भवन है उसकी दीवार में छेद निकालने के उपकरण मिले हैं। चनहुदड़ो, लोथल व धोलावीरा। उसके बाद में हड़प्पा वासी सोना कहां से प्राप्त करते थे? सोना और तांबा। सोना और तांबा। सोना तो कहां से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत, प्रमुख रूप से कर्नाटक से, दक्षिणी भारत से। और तांबा कहां से प्राप्त करते थे? खेतड़ी। खेतड़ी कहां स्थित है? झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है खेतड़ी। यहां से क्या है? तांबा प्राप्त करते थे। यानी सोना तो दक्षिणी भारत से और तांबा कहां से करते थे?
क्षेत्रीय। उसके बाद में तो तांबा एक और स्थान से भी आयात करते थे, यानी तांबा ये एक और स्थान से भी आयात करते थे। कौन सा स्थान था वो? ओमान। ओमान, ओमान नामक स्थान। ओमान का दूसरा नाम क्या है? कई स्थानों पर इसका मगान नाम भी मिलेगा आपको। ओमान या मगान नामक स्थान से क्या है? तांबा आयात करते थे, तांबे का आयात। यानी ओमान या मगान नामक स्थान से भी क्या है? तांबे का आयात करते थे। इसके बाद में जो खेतरी है, यहां से एक नई सभ्यता के प्रभाव में मिले। कौन सी? गणेशपुर या जोधपुर। गणेश्वर या जोधपुर नामक स्थान से एक नई सभ्यता मिली है। क्षेत्र के पास में स्थित है गणेशपुर या जोधपुर, वहां से एक नई सभ्यता के भी प्रमाण हमको देखने को मिले हैं। इसके समकालीन सभ्यता कौन सी है? समकालीन मेसोपोटामिया। समकालीन, समकालीन कौन सी इसकी? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया, जो ये मेसोपोटामिया है, इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इराक नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इराक नाम से। कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया से वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इराक नाम से जाना जाता है। यानी खेतरी और तांबा। खेतरी से क्या प्राप्त हुआ था? तांबा। और दूसरा कहां से मिला था? ओमान। इन दो स्थानों का जो तांबा था उसमें क्या था? समान अंश था। समान अंश के तांबे, समान अंश। यहाँ के जो तांबे का मिला उसमें तांबा है वो समान मात्रा में मिला, यानी समान अंश मिले हैं। उसके बाद में इस सभ्यता की लिपि, इस सभ्यता की लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि कैसी थी? इस सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी। क्या थी? चित्रात्मक। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाईं ओर, बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी और वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और अक्षरों के बीच में, अक्षरों के बीच में जगह ज्यादा होती थी, जगह ज्यादा होती थी। यानी इस सभ्यता की जो लिपि थी उनके अक्षरों के बीच में जगह ज्यादा थी। और इस लिपि के लगभग कितने चिन्ह मिले हैं? चिन्ह 375 से लेकर 400 तक चिन्ह मिले। इस लिपि के 375 से लेकर 400 तक के चिन्ह मिले हैं। और जो सबसे लंबा अभिलेख है, सबसे लंबा अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख, उसमें कितने चिन्ह है? 26 चिन्ह है। जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उस अभिलेख में कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 26 चिन्ह प्राप्त हुए। यानी इस लिपि के का जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह हमें देखने को मिले हैं। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। एक प्रमुख विशेषता ये आज तक पढ़ा नहीं गया है। यानी जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता की, उस लिपि को आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। इसके बाद में जो अभिलेख है वो कहाँ मिले प्रमुख रूप से? इस सभ्यता के अभिलेख किस किस पर खुदे हुए मिले? इस सभ्यता के अभिलेख मुहर, तांबे के औजार,
यानी मोहरों पर, साथ साथ में जो तांबे के औजार है, और लघु पट्टिका, लघु पट्टिका यानी मोहर, तांबे के औजार, लघु पट्टिका, आभूषण व अस्थि छड़ों पर, आभूषण व अस्थि छड़ों पर इसके जो अभिलेख है वो लिखे हुए मिले हैं। जो एक स्नानागार मिला वो उसका उपयोग किसमें करते थे? धार्मिक अनुष्ठान में करते थे। स्नानागार का उपयोग करते थे धार्मिक अनुष्ठान। यानी जो स्नानागार मिला है उस स्नानागार का प्रयोग किसमें करते थे? धार्मिक अनुष्ठान में उसका उपयोग करते थे। जो स्नानागार प्राप्त हुआ उसका उपयोग किसमें करते थे? धार्मिक अनुष्ठान में करते थे। उसके बाद में हड़प्पावासी जो लोग मर जाते थे उस लोगों को शव को गर्त में दफनाते थे। गर्त यानी खड्डा। यानी जो शव प्राप्त हुए उस शव को किस में दफनाते थे? गर्त में दफनाते थे। और कई शवों के साथ में वस्तुएं भी दफनाते थे। कई शव है उनके साथ में क्या? वस्तु भी दफनाते थे। वस्तु भी दफनाते थे। यानी कई ऐसी जो कब्र मिली है उसमें क्या साथ में वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। उसके साथ में क्या दफनाया जाता था? साधारण व्यक्ति के साथ। और एक होता था अमीर व्यक्ति। यानी जो साधारण व्यक्ति था उसके साथ क्या दफनाते थे? अमीर व्यक्ति के साथ क्या दफनाते थे? साधारण व्यक्ति के साथ केवल क्या दफनाते थे? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। जो साधारण व्यक्ति होता था उसके साथ क्या दफनाते थे? मिट्टी के बर्तन दफनाते थे। और जो अमीर व्यक्ति होते थे उसके साथ आभूषण मन के, तांबे के दर्पण, आभूषण मन के, तांबे के दर्पण आदि दफनाते थे। आभूषण मन के और तांबे के दर्पण जैसी कीमती वस्तुएं दफनाते थे। इसे क्या पता चलता है? इन दोनों से इसे क्या पता चलता? आर्थिक असमानता का। आर्थिक असमानता का पता लगता है। यानी इससे क्या चलता है? आर्थिक असमानता का पता लगता है। उसके बाद में फेयोन्स क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेयोन्स इंपॉर्टेंट है। फेयोन्स क्या होता है? यानी घिसी हुई रेत के साथ चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर आग में पकाकर बनाया जाता था। घिसी हुई रेत के साथ, यानी एकदम घिसी हुई रेत है, घिसी हुई रेत के साथ चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर, यानी गोंद पदार्थ को मिलाकर क्या बनाया जाता था? फ्यूम्स बनाया जाता है। मिलाकर क्या बनाया जाता था? फ्यूम्स बनाया जाता था। जो एक दुर्लभ, कीमती और विलासित वस्तु है। ये काफी दुर्लभ था, कीमती भी थी और विलासित वस्तुएं भी थी। उसके बाद में सभ्यता के जो बाट थे, बाट वो क्या थे? द्विमानधारी। द्विमानधारी जो बाट थे वो क्या थे? द्विमानधारी। द्विमानधारी क्या होता है? जैसे एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, 32 का 64। इस प्रकार की श्रृंखला में बाट थे। और ये बाट किसके बने हुए थे? ये चर्ट नामक पत्थर से बने हुए थे। किसके बने हुए थे? चर्ट व जेप्सर
नामक पत्थर से बने हुए होते थे। और तराजू थे, और तराजू किसके बने हुए थे? तराजू धातु के बने होते थे। तराजू किसके बने हुए थे? धातु के बने हुए होते थे। ये था आज हमारा सामान्य परिचय का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा, जिसमें मोहनजोदड़ो की 2 संरचनाएं, मोहनजोदड़ो के 2 भाग है, उसके बारे में पढ़ा, लिपि के बारे में पढ़ा, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद में जो बाट है उनके बारे में पढ़ा, किस पत्थर के बने हुए थे ये पढ़ा था। तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।